हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक सुपर फास्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का रैपिड रिवीजन वीडियो स्पेशली डिजाइन फॉर इग्नू एमबीए एमएमपीसी 3 स्टूडेंट्स। अगर आपके पास टाइम कम है और रिवीजन करना है स्मार्ट वे में तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैं आपको यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम फोकस टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगी, शॉर्ट, सिंपल और एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक बिजनेस के ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब है कि ये एनवायरनमेंट इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल फैक्टर्स जैसे एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट या कल्चर, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी या सोशल ट्रेंड्स। सो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली एक टर्म है जिसमें उन सब एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और डिसीजंस दोनों को अफेक्ट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन या डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, इन सब ने बिजनेस एनवायरनमेंट को ही बदल दिया, राइट। उसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। जैसे एक डिसीजन इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स सब पर इफेक्ट डाल सकता है। उसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। आज का स्टेबल मार्केट कल सडनली क्राइसिस में जा सकता है, जैसे कोविड के टाइम हुआ। उसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड होता है, मतलब एक फैक्टर में चेंज होने पर दूसरे फैक्टर्स पर भी इम्पैक्ट होता है। जैसे फ्यूल प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों बढ़ते हैं। उसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब सेम इवेंट का इफेक्ट हर बिजनेस पे अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल प्राइस बढ़ने से कैब कंपनी सफ़र करती है, बट ईवी कंपनीज मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को इससे बेनिफिट होता है। सो यही नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है, इंटर रिलेटेड है एंड मल्टी डायमेंशनल है। ओके, अब देख लेते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कवर्स एवरीथिंग, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इवन ग्लोबल इवेंट्स, इसमें सब कुछ आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 ने पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट को ही बदल दिया था। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ अवेयरनेस, सब कुछ बदल गया था, राइट। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस पे। अब सवाल ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना इतना ज़रूरी क्यों है। इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द मार्केट, मतलब मार्केट में क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज आई है या क्या क्या चैलेंजेस है, ये समझने में हेल्प मिलती है। उसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन प्लानिंग, मतलब फ्यूचर के लिए राइट स्ट्रैटेजी बनाने में सपोर्ट करता है, राइट। फिर है अडेप्टिंग टू चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज होता है और एनालिसिस से टाइमली रिस्पॉन्स पॉसिबल होता है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिन्होंने ट्रेंड्स पहले से समझ लिए वो मार्केट में आगे निकल जाते हैं, राइट। एंड देन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होने वाले बिजनेस ही लॉन्ग टर्म में टिकते हैं या सस्टेन करते हैं। ओके, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तब जिन्होंने अर्ली अडेप्ट किया जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, तो उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया, राइट। सो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब एक कंट्री का जीडीपी, इन्फ्लेशन, इनकम या इंटरेस्ट रेट्स, ये सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सो ये होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल जब इंटरेस्ट रेट्स कम होती है तो लोग ज़्यादा लोन्स लेते हैं, इससे ऑटोमोबाइल और हाउसिंग सेक्टर्स ग्रो करते हैं, राइट।
उसके बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मतलब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और पॉलिसीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दिया। उसके बाद है लीगल एनवायरनमेंट, मतलब लॉज और रेगुलेशंस जैसे लेबर लॉज, टैक्स रूल्स या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये फेयर कंपटीशन मेंटेन करते हैं। उसके बाद है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, मतलब सोसाइटी के बिलीव्स, लाइफस्टाइल्स और वैल्यूज़ बिजनेस डिसीजंस को शेप करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ने से फिटनेस और ऑर्गेनिक फूड मार्केट बूम हुआ। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मतलब नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस प्रोडक्शन और मार्केटिंग सिस्टम्स को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूपीआई पेमेंट्स ने स्मॉल बिजनेसेस को भी डिजिटल बना दिया। सो यही 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। ओके, चलिए अब आते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में समझे तो जब प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं और मनी की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब जैसे आज जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही है, कुछ महीनों बाद वो चीज़ 120 की मिलने लगे। दैट्स इन्फ्लेशन, राइट। अब चलो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझते हैं। सबसे पहले है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम। फॉर एग्जाम्पल जैसे फेस्टिव सीजन में सब शॉपिंग करते हैं, सो इससे डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइजेस भी शूट अप कर जाते हैं, राइट। सो ये होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ कॉस्ट बढ़ने से प्राइजेस बढ़ती है, जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी या रॉ मटेरियल महंगा हो जाए तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। सो ये होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, मतलब इसमें वेजेस और प्रोडक्ट प्राइसेस दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। मतलब सैलरी भी बढ़ती है, सो इससे लोग ज़्यादा खर्च करते हैं और फिर प्राइसेस भी बढ़ जाती है। सो ये होती है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, अब देखो कॉजेज क्या है इन्फ्लेशन के। मतलब इन्फ्लेशन किस कारण से बढ़ती है? अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए मार्केट में, या गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग करे, या फिर इम्पोर्टेड गुड्स महंगा हो जाए, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाए, ये सब इन्फ्लेशन के मेन रीजंस है। अब देखते हैं इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, तो ये तो इकोनॉमी के लिए हेल्दी होती है, मतलब ग्रोथ हो रही है। लेकिन हाई इन्फ्लेशन डेंजरस होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी इनकम फिक्स्ड होती है, क्योंकि इससे परचेजिंग पावर कम हो जाती है, राइट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का सिंपल मतलब होता है बिजनेस में ऑनेस्टी एंड फेयरनेस के साथ काम करना। मतलब ऐसा बिजनेस चलाना जहाँ सिर्फ प्रॉफिट ही मेन गोल ना हो, बल्कि ऑनेस्टी, फेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो, राइट। क्योंकि आज के टाइम में जब कंपटीशन इतना टफ है, फिर भी जो कंपनीज एथिकल रहती है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। क्योंकि एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो ट्रस्ट बनाता है, और ट्रस्ट ही किसी भी ब्रांड की रियल स्ट्रेंथ होती है, राइट। सो दिस इज बिजनेस एथिक्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। जब कंपनी एथिकल रहती है तो कस्टमर्स और एम्प्लॉयज दोनों उसके साथ लॉयल्टी फील करते हैं, लोग उस ब्रांड पर भरोसा करते हैं, राइट। सेकेंड, लॉन्ग टर्म सक्सेस। शॉर्ट टर्म में अनएथिकल प्रैक्टिसेस प्रॉफिट्स ला सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ एथिकल कंपनीज ही सर्वाइव करती है, क्योंकि उनकी गुडविल स्ट्रांग होती है। थर्ड, इट अवॉइड्स लीगल ट्रबल। फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करने से कंपनी अननेसेसरी पेनल्टीज और कोर्ट केसेस से बच सकती है। देन फोर्थ, पॉजिटिव इमेज। एथिकल बिजनेस का रेपुटेशन हमेशा अच्छा होता है, लोग उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं और उनकी ब्रांड इमेज स्ट्रांग बनती है। देन फिफ्थ, सोशल डेवलपमेंट। एथिकल कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखती, वो एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयज और कम्युनिटी के वेलफेयर का भी ध्यान रखती है। सो ये इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस एथिक्स की। ओके, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे टाटा ग्रुप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एथिकल बिजनेस का। टाटा हमेशा फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, चाहे कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना हो। इसी वजह से लोग आज भी टाटा की प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट और वैल्यूज उस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस एथिक्स एक गाइडलाइन है जो बताती है कि बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि राइट वे से कमाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। इन सिंपल वर्ड्स,
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स दी सोसाइटी, लाइक सोसाइटी को कुछ वापस देने की या सोसाइटी को कुछ सर्व करने की, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन सब एरियाज में कंट्रीब्यूट करना। दिस इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आज के टाइम में CSR सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, स्पेशली अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135। अब है नीड फॉर CSR। देखो, कंपनीज अपना प्रॉफिट सोसाइटी के रिसोर्सेज से ही बनाती है, जैसे लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल और मार्केट भी सोसाइटी ही प्रोवाइड करती है। तो नेचुरली उन कॉर्पोरेट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करे, राइट। सो CSR से एक कंपनी की ब्रांड इमेज और गुडविल बढ़ती है, एम्प्लॉयज में मोटिवेशन और बिलोंगिंगनेस का फील आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, CSR प्रमोट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन का डेवलपमेंट। सो दिस इज द नीड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर CSR अंडर सेक्शन 135। CSR उन कंपनीज के लिए कंपल्सरी है जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। ओके, इन कंपनीज को अपने पास्ट 3 इयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करना मैंडेटरी होता है, और एक CSR कमेटी भी बनानी पड़ती है जो ये डिसाइड करती है कि फंड्स कहाँ और कैसे यूज होंगे। ओके, सो ये है लीगल रिक्वायरमेंट फॉर CSR, ये ज़रूर से याद करके जाना। अब है कॉमन CSR एरियाज, मतलब कंपनीज मेजरली कौन सी CSR एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करती है। सबसे पहले एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में, लाइक स्कॉलरशिप्स, स्कूल्स, डिजिटल लिटरेसी। देन हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन ड्राइव्स। उसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसे ट्री प्लांटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स। सो ये कुछ कॉमन CSR एरियाज हैं जहाँ पे कंपनीज कंट्रीब्यूट करती है। ओके, अब देख लेते हैं CSR के कुछ पॉपुलर इंडियन एग्जाम्पल्स। सबसे पहले है टाटा ग्रुप, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर हॉस्पिटल्स में, क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स में और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इनिशिएटिव्स में। उसके बाद है इन्फोसिस फाउंडेशन, जो कंट्रीब्यूट करते हैं रूरल एजुकेशन में, विमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करते हैं। उसके बाद है ITC, ई चौपाल इनिशिएटिव के थ्रू फार्मर्स को एम्पावर किया गया, उन्हें डायरेक्ट मार्केट एक्सेस और फेयर प्राइजेस मिलते हैं इससे। सो ये कुछ पॉपुलर CSR इनिशिएटिव्स हैं ऑफ इंडियन कंपनीज जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, सो ये एक बार ज़रूर से देख लेना। चलिए अब देखते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो और लेंड किए जाते हैं, यूजुअली 1 ईयर तक के लिए। यानी अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए या गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी है, तो वो मनी मार्केट का यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज मनी मार्केट। अब है मेन पार्टिसिपेंट्स, मतलब मनी मार्केट के कुछ मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मनी मार्केट को रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, कॉरपोरेट्स एंड गवर्नमेंट, ये कुछ मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं मनी मार्केट के। ओके, अब देखते हैं मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है ट्रेजरी बिल्स, मतलब T-बिल्स। ये गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो यूजुअली इशू किए जाते हैं 91, 182 या 364 डेज के लिए। ओके, उसके बाद है कमर्शियल पेपर, CP। ये लार्ज कॉर्पोरेट्स अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए इशू करते हैं। उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, CD। ये बैंक्स इशू करते हैं टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। उसके अलावा कॉल मनी मार्केट, बैंक्स जब एक दूसरे को 1 से 14 दिन के लिए लोन देते हैं। उसके अलावा रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, रेपोज, शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन दिया जाता है। सो ये कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट।
मनी मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसमें दो लेवल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिसमें इंडिजिनस बैंकर्स और मनी लेंडर्स आते हैं। ओके, सो ये स्ट्रक्चर होता है मनी मार्केट का। चलिए अब समझते हैं वर्किंग ऑफ मनी मार्केट। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ एक सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में काम करती है। वो लिक्विडिटी कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट्स रेगुलेट करती है और ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। ओके, एंड बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो या लैंड करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। इस तरह से मनी मार्केट पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। सो ये वर्किंग होती है मनी मार्केट की। ओके, चलिए अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां लॉन्ग टर्म फंड्स रेज किए जाते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए। यहाँ कंपनीज अपने एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स रेज करती है। ओके, सो ये होता है कैपिटल मार्केट। अब देखते हैं मेन सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड सेकेंडरी मार्केट। सो सबसे पहले है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? इसको हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, जहां कंपनीज पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है, जैसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद है सेकेंडरी मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, जैसे बीएससी, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सेकेंडरी मार्केट है। सो ये सेगमेंटेशन होता है कैपिटल मार्केट का। ओके, अब है मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में मेजर प्लेयर्स कौन से होते हैं? कंपनीज यानी कि इशूअर्स, इन्वेस्टर्स, स्टॉक ब्रोकर्स एंड डीलर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड रेगुलेटरी बॉडी सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। सो ये मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के। ओके, उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। सो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैपिटल मार्केट के। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये मेनली 3 लेवल्स पर ऑपरेट करता है। फर्स्ट, डीएफआईज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई। सेकंड, बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज। एंड थर्ड, स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे बीएससी, एनएससी एक्सेट्रा। और सेबी मतलब कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है इन सबको रेगुलेट करना एंड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ओके, सो ये स्ट्रक्चर होता है कैपिटल मार्केट का। चलिए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का वर्किंग प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले कंपनीज अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है थ्रू आईपीओज और प्राइवेट प्लेसमेंट्स। उसके बाद इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज को बाय करते हैं। देन लिस्टिंग के बाद ये शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में फ्रीली ट्रेड होते हैं। एंड सेबी कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है मार्केट की एक्टिविटीज को, ताकि फेयरनेस और स्टेबिलिटी बनी रहे। सो ये होती है वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, सो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में यही डिफरेंस होता है कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है, मीन्स लेस देन 1 ईयर, एंड कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है, मीन्स मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट के कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी। एंड कैपिटल मार्केट के कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड कैपिटल मार्केट को सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट हाईली लिक्विड होता है, कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड होता है। मनी मार्केट का पर्पस है शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो ये मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिड रिविजन।
आज हमने कवर किए इग्नू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एग्जाम टॉपिक्स। कुछ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स अभी भी बचे हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे शॉर्ट और सिंपल वे में, सो डोंट मिस इट। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो एंड कमेंट में लिखो रेडी फॉर नेक्स्ट सेशन। So see you soon in the next business environment rapid revision video. Till then, keep learning, keep growing, and all the best for your exams.